Welcome to Bioma IS Delhi. I am P. Ranjit, Faculty of History. I have been teaching history for 15 years. पिछले वीडियो में मैंने आईएएस की रणनीति, उसके स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा की थी। आज हम इतिहास को लेकर चर्चा करेंगे, इतिहास की तैयारी कैसे करनी चाहिए और इतिहास हमें किस रूप से लाभदायक है इस एग्जाम के लिए। तो सबसे पहला हमारा वीडियो प्रारंभ होगा हिस्ट्री आखिर क्यों। हिस्ट्री आखिर हम क्यों लें? एज ए मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री के क्या क्या फायदे हैं प्री मेंस इंटरव्यू के चरण में। अगर हम नंबर बेस पर के आधार पर चर्चा करें तो आपने हर बार देखा होगा, पिछले 10 साल का ट्रेंड बता रहा हूँ कि कम से कम 15 से 20 से 22 सवाल हर साल प्री में एग्जैक्ट एक्यूरेट हिस्ट्री से आते हैं। तो 35 से 40 नंबर के सवाल आपके हिस्ट्री से आते हैं। अगर हम प्री की बात करें, फॉर द प्री एग्जामिनेशन 18 to 22, 18 से 22 डायरेक्ट सवाल इतिहास के आते हैं, यानी 40 मार्क्स। अगर हम मेंस की चर्चा करें, अगर मेंस एग्जाम की हम बात करें तो 100 से लेकर 120 तक मार्क्स के सवाल इतिहास से आते हैं। डायरेक्ट इतिहास से सवाल आते हैं। आपके डायरेक्ट सवाल सही हो सकते हैं अगर आपने इतिहास सब्जेक्ट लिया है तो। उसी तरह से बहुत सारे सवाल इतिहास बेस्ड होते हैं इंटरव्यू में भी। तो इतिहास के सबसे डायरेक्ट फायदे हैं कि हमारे प्री में जहाँ पे सिलेक्शन 45-50% पे हो जाता है, वहाँ 18 से 22 सवाल डायरेक्ट इतिहास से आते हैं प्री एग्जामिनेशन में। उसी तरह 120 मार्क्स मेंस में कम से कम आते ही आते हैं। और इंटरव्यू में बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से जुड़े होते हैं। लेकिन मैं इसकी चर्चा नहीं करना इसकी बात दूसरी चर्चा में करना चाहता हूँ कि अगर आपने इतिहास को सही से पढ़ा है, इतिहास को सही से ग्रास्प किया है, तो इसके फायदे आपको दूसरे सब्जेक्ट में मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस, संविधान, इकोनॉमिक्स, सोशल इश्यूज, एसेज, इंटरव्यूज, निबंध। आप अंदाज़ा लगाएं, अगर आपको इकोनॉमिक्स में भारत का आर्थिक इतिहास नहीं मालूम है, ब्रिटिश काल का आर्थिक इतिहास नहीं मालूम है, नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी ने इकोनॉमिकल सेक्टर में क्या क्या सुधार किए, लगभग आपको पूरी श्रृंखला नहीं मालूम है, तो फिर आज आप कैसे बता सकते हैं कि भारत की आर्थिक नीति गलत है, सही है? उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट आप बताने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। उसी तरह जब तक अगर भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ना हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि ब्रिटिश काल में संविधान में क्या क्या सुधार हुए, बाद के दिनों में क्या क्या उसमें इंफॉर्मेशन जुड़ती चली गई, क्या क्या सुधार हुए, कौन कौन से बिल आए। तो जब तक आपको भारत का संविधान का पूरा इतिहास, स्ट्रक्चर नहीं मालूम होगा, इतिहास नहीं मालूम होगा, तो संविधान की भी बेहतर समझ नहीं हो पाएगी। ऐसे में महिलाओं की स्थिति के बारे में हो, जाति प्रथा के बारे में हो, सांप्रदायिकता के बारे में हो, ये ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जिसको अगर आप इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को ठीक से आपने ग्रास्प नहीं किया है तो सही से आप आंसर नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि भविष्य की समस्याएं, वर्तमान की समस्याएं कहीं न कहीं अतीत से ही आती है। इसलिए अतीत का विश्लेषण करना, अतीत का अध्ययन करना भविष्य की और वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए इतिहास इन डायरेक्ट वे में आपको संविधान, इकोनॉमिक्स, एसेज, सोशल इश्यूज, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है। इसलिए अगर इतिहास मेंस में आपने लिया है तो, नहीं लिया है तो भी इतिहास का अध्ययन बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। हिस्ट्री इज द बेस ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन। रूट से अगर आपने इतिहास सही गलत, अगर आपकी इतिहास अच्छी नहीं है, हिस्ट्री अच्छी नहीं है, तो फिर आप बहुत बेहतर नहीं कर पाएंगे इस एग्जाम में। इसलिए हिस्ट्री का स्टडी, इतिहास का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। अब मैं बेस से शुरू करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इतिहास क्या है, हिस्ट्री किसे कहते हैं? व्हाट इज हिस्ट्री? डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री। अगर हम इतिहास की बात करें, इतिहास की डेफिनेशन की बात करें, हिस्ट्री में दो बिंदु होते हैं। एक घटनाएं होती हैं
जिन्हें तथ्य का नाम दिया जाता है, फैक्ट, और उन घटनाओं का विश्लेषण, एनालिटिकल स्टडी, जिसे कंसेप्ट का नाम दिया गया है, कंसेप्ट, अवधारणा, तथ्य, तो इतिहास की को परिभाषित करने के क्रम में तथ्य और अवधारणा, फैक्ट एंड कंसेप्ट, दोनों का कॉम्बिनेशन इतिहास की संकल्पना तैयार करते हैं। इतिहास का अर्थ हुआ तथ्यों का विश्लेषण, फैक्ट का एनालिटिकल स्टडी, इतिहास की परिभाषा को पूरा करते हैं। जो तथ्य होते हैं वे कल के होते हैं, बीते हुए काल के होते हैं। जो कंसेप्ट होते हैं वो आज के इतिहासकार करते हैं। इसका अर्थ हुआ कल और आज के बीच का संवाद इतिहास कहा जाता है। एक मशहूर इतिहासकार थे, हिस्टोरियन थे, E.H. कार्ड, जिन्होंने इस चीज़ को परिभाषित किया था कि कल और आज के बीच का संवाद इतिहास कहा जाता है। यह शब्द है संवाद, कम्युनिकेशन। जब हम मुगल काल को पढ़ते हैं, मौर्य काल को पढ़ते हैं, इसका तात्पर्य निकला हम उस मुगल काल या मौर्य काल से संवाद स्थापित कर रहे हैं। उस वक्त की सामाजिक घटनाएं, उस वक्त के वेशभूषा, खान पान, आचार विचार, अर्थव्यवस्था, मुद्रे, तो कहीं न कहीं संवाद स्थापित होता है, तभी इतिहास की बेहतर संकल्पना स्थापित होती है। तो वस्तुतः इतिहास कल और आज के बीच का संवाद इतिहास कहा जाता है, या तथ्यों का विश्लेषण, तथ्यों का विश्लेषणात्मक अध्ययन हिस्ट्री की संकल्पना को पूरी करती है। तो जब भी इतिहास की हम परिभाषित करेंगे, ध्यान रखेंगे इतिहास में तथ्य होते हैं जो बीती हुई घटनाओं को, बीती हुई काल को प्रभावित करते हैं, और उनका विश्लेषण आज के इतिहास का अलग अलग व्यूज में करते हैं। उसे कंप्लीट रूप से इतिहास की संकल्पना तैयार होती है। इतिहास के बाद एक शब्द आता है इतिहास लेखन, हिस्टोग्राफी, जिसकी चर्चा मैं अलग वीडियो में स्पष्ट रूप से करूंगा कि कितने प्रकार के इतिहास लेखन है। ये आपको जानने चाहिए कि इतिहास लेखन कब से प्रारंभ हुआ, इसे कितने कितने अलग अलग नाम दिया गया है। आपने नाम सुना होगा औपनिवेशिक इतिहास का इतिहास लेखन, कॉलोनियल हिस्ट्री, नेशनलिस्ट हिस्ट्री, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, न्यू मार्क्सिस्ट, सबवर्टन। इसकी चर्चा मैं एक अलग वीडियो में स्पष्ट रूप से करूँगा कि इतिहास लेखन कितने प्रकार से किए जा रहे हैं, इतिहास लेखन में कितनी धाराएँ हैं, कितनी स्कूल्स हैं, और किस स्कूल की धारा को हमें पढ़नी है। आपने आज का देखा होगा, पिछले सवाल, इस साल के सवाल को देखा होगा, सबवर्टन स्कूल से सवाल ज़्यादा आए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि सबवर्टन इतिहास क्या है, मार्क्सिस्ट क्या है, न्यू मार्क्सिस्ट क्या है। इन सब धारा को, ये धारा की चर्चा, इस स्कूल ऑफ थॉट की चर्चा हम अलग वीडियो में करेंगे। फिलहाल एक बात और समझने वाली बात है, हिस्ट्री में किन किन बिंदुओं को पढ़ना है, किन किन बिंदुओं को टच करना है। हिस्ट्री में बस सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल, राजनीतिक इतिहास, पॉलिटिकल हिस्ट्री। दूसरा बिंदु प्रारंभ होता है सोशल हिस्ट्री, सामाजिक इतिहास, सोशल हिस्ट्री। तीसरा अर्थव्यवस्था का इतिहास, इकोनॉमिकल हिस्ट्री, इकोनॉमिकल हिस्ट्री। इकोनॉमिकल हिस्ट्री। धर्म और संस्कृति, रिलीजन का इतिहास, ये कम से कम 3-4 ऐसे पहलू हैं जो इतिहास में हर काल में मिलेंगे और उन्हें पढ़ने ही पड़ते हैं। भारत का राजनीतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, धार्मिक इतिहास, कल्चर हिस्ट्री, ये 4-5 ऐसे पहलू हैं जो हमें, जिससे मिलकर इतिहास की संकल्पना तैयार होती है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इतिहास को कैसे पढ़ना है, यहीं पे आके आपकी सारी जो मेथड है,
जो रणनीति है, जो स्ट्रेटजी है, ये काम आती है। क्योंकि बहुत इतिहास का आपने देखा होगा, इतिहास का सिलेबस काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी वास्ट होता है। ये भी एक भ्रांति है, इतिहास का सिलेबस लंबा है, इतिहास में कई सारी घटनाओं, तिथियों को याद करना पड़ता है। हालांकि ये भ्रांतियाँ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यूपीएससी ने इतिहास के सिलेबस को एग्जैक्ट परिभाषित कर दिया है। हमें हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या पढ़ने हैं, उनके क्या क्या पहलू को पढ़ने हैं, उनके क्या क्या सब पहलू को पढ़ने हैं। इसलिए मेरा लगता है इतिहास का सिलेबस काफ़ी लंबा है, काफ़ी लेंदी है। जबकि अगर आप बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले आप तुलना करेंगे तो इतिहास का सिलेबस उतना लंबा नहीं है जितना और बाकी सब्जेक्ट का लंबा है। खैर, इस विवाद में हमें नहीं पढ़ना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इतिहास को पढ़ना कैसे। अगर आप इतिहास को पढ़ना सीख गए, हाउ टू स्टडी हिस्ट्री, आपने इतिहास को पढ़ना सीख गए, पढ़ने का तरीका समझ गए, तो फिर आप इतिहास काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा और इतिहास आपको काफ़ी लाभदायक आपके लिए होगा, काफ़ी नंबर भी आपको मिलेंगे इतिहास में। तो प्राचीन भारत के आपने हमारे सिलेबस में हिस्ट्री के 4 पोर्शन हैं। हम इसको इससे बांट लेते हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व का इतिहास। इस 4 टॉपिक्स को, 4 पहलू को, 4 भाग को अलग अलग पढ़ने का तरीका है, जो मैं आपको बताऊंगा कि इसे पढ़ने के तरीके क्या क्या है। प्राचीन भारत के अलग तरीके से पढ़ा जाता है, मध्यकालीन भारत के पढ़ने के तरीके कुछ और हैं, आधुनिक भारत को अलग तरीके से पढ़ते हैं और वर्ल्ड हिस्ट्री को कुछ और मेथड से पढ़ते हैं। अगर आपने उस मेथड को, उस तरीके को फॉलो किया तो बहुत कम समय में, कम मेहनत में आप पूरी हिस्ट्री को ग्रास्प कर सकते हैं और आपके सवाल सॉल्व हो सकते हैं। तो हम देखते हैं इतिहास को पढ़ने का क्या तरीका हो सकता है, सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। आमतौर पर बच्चे जब इतिहास को पढ़ना प्रारंभ करते हैं, एक तो इतिहास को पढ़ने के तरीके हैं कि हमें बेसिक एनसीईआरटी बुक को ही पढ़नी है पहले। आमतौर पर बच्चे इतिहास को पढ़ते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते हैं। सपोज दैट आपने पहला चैप्टर पढ़ा हड़प्पा सभ्यता, फिर पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, फिर पढ़ेंगे मौर्य काल, फिर पढ़ेंगे पोस्ट मौर्य पीरियड, फिर गुप्ता पीरियड, फिर पोस्ट गुप्ता पीरियड, राजपूत काल। अगर प्राचीन भारत को पढ़ना हो तो आमतौर पर बच्चे ने देखा होगा, हम ऐसे पढ़ते हैं। आपने पहले पढ़ा हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन, फिर अगली बार हड़प्पा सभ्यता जब समाप्त हो जाएगा फिर हम पढ़ेंगे वैदिक काल, वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड। फिर हम पढ़ेंगे 600 BC बौद्ध और जैन धर्म के उदय के बारे में, उनकी चर्चा करेंगे 600 BC। फिर हम पढ़ेंगे मौर्य पीरियड और उसके बाद पोस्ट मौर्य पीरियड, मौर्यन पीरियड, और फिर पढ़ेंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड। फिर हम पढ़ते हैं गुप्ता पीरियड। ऐसे हम आगे पढ़ते चल जाते हैं। आप सोचिए, अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें, हड़प्पा सभ्यता को 4 भागों में बांट सकते हैं: पॉलिटिकल, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, कला संस्कृति। अगर 5 पहलू में बांटते हैं तो 5 पहलू हड़प्पा सभ्यता के, 5 इसके, 5 इसके, 5 इसके। तो जी कम से कम आपको प्राचीन भारत पढ़ने के लिए हमें कम से कम 50 से 60 पहलू बन जाएंगे। और जब हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं, 5 पहलू पढ़ेंगे, जब वैदिक काल पढ़ेंगे तो मौर्य काल तक आएंगे, तब तक पीछे की बात भूलते चले जाएंगे। ये पढ़ने का एक अवैज्ञानिक तरीका है, पढ़ने का सही तरीका नहीं है। ना आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ना आपको पढ़ने में आपको इंटरेस्ट भी पैदा होगा। आपके क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे यूपीएससी के। इस तरह से पढ़ने से आपको एक बहुत बोरिंग लगेगा कि मैं कहाँ पढ़ते चला जा रहा हूँ। आपको पढ़ना इस तरीके से नहीं है। ये चैप्टर के पहलू नहीं बनाने हमें ग्राफिक से पढ़ने, अलग तरीके से। देखिए कैसे पढ़ने। सपोज दैट यहाँ हमने लिखा अर्ली वैदिक,
फिर हमने पढ़ा लेटर वैदिक, फिर हम पढ़ेंगे 600 BC, फिर पढ़ेंगे मौर्यन पीरियड, फिर पढ़ेंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड। एक बार के लिए मैं देखता हूँ। अब इतिहास का चैप्टर हमने अभी बनाए थे अर्ली वैदिक वगैरह ने, बल्कि हम बनाएंगे अलग टाइप से, जैसे भारत का सामाजिक इतिहास, भारत का आर्थिक इतिहास, भारत का राजनीतिक इतिहास, भारत का कला संस्कृति का इतिहास। और हम इस विश्लेषण करेंगे कि लेटर वैदिक काल से लेकर आखिर पोस्ट मौर्य पीरियड, इधर हम लिखेंगे गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड, तो हमें एक ग्राफिक बनाएंगे कि आखिर ये ग्राफिक बनाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा एक बार बाद में जुड़ जाएगा, इसको हटा देता है, ग्राफिक नहीं बना। तो उसको हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि पढ़ने का ऐसे प्रयास करेंगे। हम चैप्टर बनाएंगे भारत का राजनीतिक इतिहास, भारत का सामाजिक इतिहास, भारत का आर्थिक इतिहास, भारत का सांस्कृतिक इतिहास, भारत का कला संस्कृति का इतिहास। और हम पढ़ने का ये प्रयास करेंगे कि आखिर हड़प्पा काल या अर्ली वैदिक काल से लेकर पोस्ट गुप्ता काल तक, राजपूत काल तक भारत के सामाजिक इतिहास में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। इतिहास पढ़ने का अर्थ है, जो हमने अभी आपने चैप्टर बनाया था, उस चैप्टर को हम ऐसे इधर से अलग से करेंगे कि आखिर सपोज ये अर्ली वैदिक काल है, अर्ली, ये लेटर वैदिक काल है, ये मौर्य पीरियड, गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो हम ये पढ़ेंगे कि आखिर अर्ली वैदिक काल से लेटर वैदिक काल आते आते भारत के सामाजिक इतिहास में क्या क्या परिवर्तन हुए। चेंज आपको खोजना है, चेंजेस भारत के सामाजिक इतिहास में आखिर अर्ली वैदिक काल से लेटर वैदिक काल आते आते भारत के सामाजिक इतिहास में क्या क्या परिवर्तन हुए। और भारत के समाज की व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुए और क्यों हुए, जब लेटर वैदिक काल से हम मौर्य पीरियड में आए, व्यवस्था बेहतर हुई, व्यवस्था खराब हुई, या कुछ नए तत्व उसमें जुड़े, नई क्या क्या जुड़े, क्यों जुड़े, व्यवस्था अच्छी हुई तो क्यों हुई, व्यवस्था खराब हुई तो क्यों हुई। आप इस पॉइंट को हम खोजेंगे यहाँ पर कि मौर्य पीरियड आते आते भारत की सामाजिक व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुए और क्यों हुए। वही व्यवस्था गुप्ता पीरियड में भी और वही व्यवस्था पोस्ट गुप्ता पीरियड में करेंगे कि आखिर पोस्ट गुप्ता पीरियड आते आते जो अर्ली वैदिक काल से व्यवस्था प्रारंभ हुई थी, वो पोस्ट गुप्ता पीरियड आते आते इस व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुआ और परिवर्तन के नए तत्व क्या शामिल होते चलेगी, कब क्या क्या नए तत्व शामिल हुए, और फिर इस तत्व की वजह से समाज की व्यवस्था में उतार चढ़ाव कैसे आया और क्यों आया। तो आपने इतिहास पढ़ने का तात्पर्य यहाँ पर है, हमें देखिए हमने 5 वॉल्यूम चैप्टर को बांट लिया। कभी आप हमने अपनी जस्ट पहले देखा था हमारे पहलू 50 हो रहे थे, अब हमने पहलू को 5 पहलू में बांट लिया। पहला भारत का सामाजिक इतिहास, भारत का राजनीतिक इतिहास, भारत का आर्थिक इतिहास, कला संस्कृति का इतिहास और धार्मिक इतिहास। और पहला चैप्टर हमारा मान लिया उठाया भारत का सामाजिक इतिहास, सोशल चेंजेज इन एंशिएंट पीरियड। तो जब भारत के सामाजिक इतिहास की चर्चा करते हैं तो हमें सिर्फ यही खोजना है कि अर्ली वैदिक काल से लेटर वैदिक काल आते आते भारत के समाज में क्या क्या परिवर्तन हुए और क्यों हुए। अर्ली वैदिक काल, लेटर वैदिक काल के बाद मौर्य काल, मौर्य काल की बाद गुप्त काल, राजपूत काल में व्यवस्थाएं परिवर्तित कैसे हुई। तो हमने देखा कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक प्राचीन भारत में हमें सिर्फ 2 ही चीज़ खोजने हैं, चेंज, डेवलपमेंट और क्यों, वाई।
क्यों हुए, क्यों हुए? अगर वो चेंज होते हैं, अगर उतार आया, चढ़ाव आया, अप्स डाउन आए, व्यवस्था बेहतर हुई, व्यवस्था खराब हुई, कुछ नए तत्व जुड़े, तो व्यवस्था खराब हुई तो क्यों हुई, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, और अगर व्यवस्था अच्छी हुई तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, और व्यवस्था अच्छी क्यों हुई, किसका योगदान था। तो आपने आईएएस का सवाल देखा होगा, यूपीएससी का सवाल देखोगे, भारत के सामाजिक विकास को रेखांकित करें। ऋग्वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था उत्तरकालीन वर्ण व्यवस्था किस रूप में भिन्न है। तो आप जब भी सवाल को अध्ययन करेंगे यूपीएससी के सवाल को, तो कहीं न कहीं चेंज और डेवलपमेंट के सवाल को ही सवाल बनते हैं। अगर आपको भारत के परिवर्तन और विकास की रूपरेखा नहीं मालूम है, तो आप आईएएस के सही सवाल सही से जवाब नहीं दे पाएंगे। इतिहास को इंटरेस्टिंग लगेगा कि आखिर प्राचीन काल में ऐसा था, उसके बाद आखिर क्या परिवर्तन हुआ, फिर उसके बाद की व्यवस्था क्या बदली। तो हमें इसी का आंसर खोजना है कि आखिर भारत में व्यवस्थाएं कैसे बदली। हमें पूरे इतिहास नहीं, फैक्ट नहीं याद करने हैं, हमें पूरे तथ्य याद नहीं करने हैं, पूरी घटना को याद नहीं करना है, बल्कि एक कंसेप्ट बनाना है, एक दिमाग में ग्राफ बनाना है। मैं ग्राफ बना कर भी बताऊंगा, ग्राफ बना के बताना है आखिर भारत के सामाजिक इतिहास में परिवर्तन कैसे कैसे हुआ। देखिए मैं कैसे ग्राफ बना के आपको दिखा देता हूँ आखिर परिवर्तन कैसे कैसे हुआ। तो भारत के सामाजिक इतिहास को हम पहला ग्राफ बनाते हैं, भारत के सामाजिक इतिहास के परिवर्तन को। आखिर भारत अर्ली वैदिक काल से लेकर गुप्ता काल, राजपूत काल तक भारत के सामाजिक इतिहास में परिवर्तन कैसे हुए और क्यों हुए, उसकी एक रूपरेखा हम देखने का प्रयास करते हैं। आप देखिए मैंने ग्राफिक जो बनाया है, अर्ली वैदिक काल, फिर लेटर वैदिक काल, 600 BC, मॉडर्न पीरियड, पोस्ट मॉडर्न पीरियड, गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड। इधर पीरियड दिखा हुआ है, अर्ली वैदिक काल 1500 BC का, फिर 1000 BC का, 600 BC का, 300 BC का और 300 AD का, और ये गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड का इधर देखेंगे। जब हम भारत के सामाजिक इतिहास की वर्णन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे अर्ली वैदिक काल का सोसाइटी एक नोमैडिक सोसाइटी था, एक पशुचारण। जब हम अर्ली वैदिक काल को पढ़ेंगे विस्तार से, तो हम देखेंगे अर्ली वैदिक काल, आपको मालूम होगा आर्यन बाहर से भारत आए थे, वो घुमंतु थे, वो गाय की खोज के लिए भारत आए थे, और जब यहाँ पर आए थे तो हड़प्पा सभ्यता धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, और वो शुरुआत में तो पंजाब हरियाणा के क्षेत्र से बढ़ते बढ़ते गंगेटिक प्रदेश आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जब वो यहाँ पर आए थे तो पशुचारणी व्यवस्था थी, तो नोमैडिक कल्चर के लोग थे, वो जस्ट अभी गाय की चारागाह की खोज के लिए यहाँ पे आए थे। जब उनके समाज का रूपरेखा देखते हैं तो वहाँ पर एक समाज समतामूलक समाज था, भेदभाव कम थे, लैंगिक असमानताएं देखने को कम मिलती है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हालांकि बाद के दिनों में मिलता है, जाति प्रथा का अभाव था। तो पूरा जब फिगर बनाते हैं तो एक ऐसा फिगर बनता है, एक नोमैडिक समाज था, एक यायावरी समाज था, एक घुमंतु समाज था, जहाँ पे वो लोग प्राइमरी सेक्टर के लिए अपने जीवन निर्वाह के लिए संघर्ष कर रहे थे, अपने गाय के लिए, अपने घोड़े के लिए वो अनाज की खोज के दर दर भटक रहे थे, उनका कोई स्थायी निवास नहीं था, वो जस्ट आगे बढ़ते चले जा रहे थे। तो एक नोमैडिक समाज, एक घुमंतु समाज, एक यायावरी समाज, जिस समाज का भी कोई ठिकाना भी नहीं था, उस समाज ने, जब उत्तर वैदिक काल में हम आते हैं, इसी समाज ने व्यवस्थाएं बना ली, एक स्टेबल सोसाइटी, एक अस्थायी समाज की रूपरेखा बना ली। कैसे बना ली? अब आपको पढ़ने वाली, समझने वाली बात, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे है कि आखिर एक जनजाति समाज, घुमंतु समाज, जहाँ अभी व्यवस्था प्रारंभिक स्टेज में थी, वो कृषि का विकास भी बाद के चरण में करते हैं, उनका मुख्य पेशा शिकार और पशुपालन होता है, अभी कोई खास व्यवस्था उनकी तैयार नहीं हुई थी। लेकिन उसी समाज ने, जब उत्तर वैदिक काल का वक्त आता है, उत्तर वैदिक काल आते आते वो व्यवस्था अस्थायी हो जाती है, और उनके विकास आपने देखा होगा, उस वक्त तक वर्ण व्यवस्था भी एक दृढ़ रूप में अपने सामने आ जाती है, लैंगिक असमानताएं देखने को मिलनी प्रारंभ हो जाती है, अब समाज में भेदभाव प्रारंभ हो जाता है। समाज, आपने देखा होगा उस वक्त समाज में आश्रम व्यवस्था, इसके अलावा 22 प्रकार के संस्कार, 4 प्रकार के आश्रम व्यवस्था, 3 प्रकार के ऋण, ये सब व्यवस्थाएं आनी प्रारंभ हो जाती है, और यहाँ पर बाकी वेद जो लिखे हैं वो भी लिखे जाते हैं। तो एक आपको यहाँ समझने वाली बात है कि एक नोमैडिक सोसाइटी एक स्टेबल सोसाइटी में कैसे चेंज होती है, इसकी क्या वजह थी, और जब ये स्थायी समाज परिवर्तित होती है तो फिर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या नई बातें देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पर याद करेंगे, यहाँ पर आश्रम व्यवस्था आती है, 4 आश्रम थे,
संस्कार व्यवस्था आती है, मानव के जीवन दिनचर्या को संस्कारित किया गया, मानव के जीवन को पूरा संयमित किया गया। ऋण आए, 3 प्रकार की ऋण व्यवस्था थी। गृहपति की व्यवस्था आती है, पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए यज्ञ किए जाते हैं। समाज में 4 वर्ण जो थे, जो यहाँ वर्ण स्थापित यहाँ पर होते हैं। वर्ण की शुरुआत तो अर्ली वैदिक काल में देखने को मिलती है। हालांकि अर्ली वैदिक काल के लास्ट स्टेज में शुरुआत होती है। ऋग्वेद की पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की पहली बार जानकारी मिलती है, लेकिन ये वर्ण स्थापित होता है उत्तर वैदिक काल में। और यहाँ देखने वाली बात है कि अर्ली वैदिक काल का जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी, लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं ये व्यवस्था जन्म पर आधारित हो जाती है, बाय बर्थ हो जाती है। तो हमने ये देखा कि अर्ली वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल आते आते समाज में कितनी परिवर्तन हुई। एक नोमैडिक सोसाइटी एक स्टेबल सोसाइटी में कन्वर्ट होती है, वर्ण व्यवस्था स्थापित रूप में आती है। इसके अलावा गोत्र प्रणाली, विवाह प्रणाली, संस्कार, आश्रम व्यवस्था, ऋण व्यवस्था जैसी कई सारी व्यवस्था आती है जो आज भी हिंदू समाज में देखने को मिलती है। बाकी 3 जो वेद थे वो लिखे गए। लैंगिक असमानताएं देखने को ज़्यादा मिलती हैं। आप अर्ली वैदिक और जब लेटर वैदिक की लैंगिक असमानता महिलाओं की स्थिति में तुलना करेंगे तो अर्ली वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। वो उनके अनुष्ठान में भाग ले सकती थी, सभा समिति में भाग ले सकती थी। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में आती है तो वो स्थान ब्राह्मणों का हो गया और उनके बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शन थे। वो अपने नहीं पहन सकती थी, वो अनुष्ठान में भाग नहीं ले सकती थी। इसके अलावा उनके सभा समिति में भाग लेने की क्षमता कम गई। तो हम देखते हैं कि कुछ चीज़ ऐसी थी जहां हम डेवलपमेंट करते आगे बढ़ते हैं। तो अर्ली वैदिक काल से लेटर वैदिक काल का समाज एक डेवलपमेंट, एक विकास का सूचक था। उसी तरह से जब हम 600 BC काल में आते हैं तो आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसी नई नई धर्म, नए नए पंथ, नए नए संप्रदाय का उदय होता है। उससे धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था भी अपने परिष्कृत रूप में आती है और धीरे धीरे यहाँ पे कई सारे मत और संप्रदाय आते हैं। ये भी समाज के विकास का ही सूचक है। उससे आगे हम जब आते हैं मौर्य काल में आते हैं तो वर्ण व्यवस्था अब धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे जाति में कन्वर्ट होनी प्रारंभ होती है। यहाँ पर आपने देखा होगा मौर्य काल में कि एक सुदृढ़ व्यवस्था कायम होती है, सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था कायम होती है, एक राजनीतिक तंत्र सिस्टम तैयार होता है। तो उसका प्रभाव हमें समाज पे देखने को भी मिलता है और सामाजिक तंत्र भी सुदृढ़ होता है। उसी तरह जब हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड में आते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे विदेशी बाहर से अपने देश आते हैं, चाहे वो शक हो, चाहे कुषाण हो, चाहे पहलव हो, इंडो ग्रीक हो। एक समाज में एक ऐसी अफरा तफरी आती है कि एक तो इन भारतीय, उसके अलावा बहुत सारे विदेशी बाहर से भारत आते हैं। तो यहाँ के हिंदू ग्रंथों में, हिंदू धर्म ग्रंथों में उन विदेशियों को आत्मसात करने का, मिलाने का, एडॉप्ट करने का एक प्रयास किया गया। जब हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड के समाज को देखते हैं, समाज में कई सारी धाराएं थी वहाँ पर। एक तो भारतीय समाज, इंडियन समाज, उसके अलावा बाहर से जो लोग व्यक्ति आ रहे थे, अब उनको एडजस्ट कैसे करना था, उनको आत्मसात कैसे करना था, इसके लिए जाति प्रथा का विस्तार किया गया। जाति प्रथा का एक्सपेंशन ऑफ कास्ट सिस्टम, जो विदेशी वहाँ जिस तरह से काम करते थे उनको इसी जाति में, उसी तरह की जाति में कन्वर्ट किया गया, मिलाया गया। अगर कोई क्षत्रिय थे तो यहाँ पर क्षत्रिय जाति बनाई गई उनके लिए। कोई पढ़ने पढ़ाने का काम करते थे तो वो यहाँ पर ब्राह्मण जाति में शामिल कर लिए गए। कोई सेवा का काम करते थे तो शूद्र जाति में शामिल कर लिए गए। इसके अलावा जाति प्रथा को और प्रगुणित करने के लिए, एक्सपेंशन देने के लिए वहाँ पर अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के माध्यम से कई सारी जातियाँ और अलग से बनी। वर्ण संकर की अवधारणा आई। तो जब हम पोस्ट मेरिट पीरियड में जाते हैं तो समाज का दायरा विस्तृत होता है, बहुत डाइवर्सिफाई होता है समाज, और उसकी बहुत सारी चर्चाएं बाद में करेंगे। लेकिन समाज का दायरा विस्तृत होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, इसमें विदेशियों का योगदान क्या है, हमारे धर्म ग्रंथों का में क्या क्या कैसे समायोजित किया गया। तो आपका जो सवाल हम समाज की पढ़ेंगे यहाँ पर, तो पढ़ेंगे कि विदेशियों को कैसे समायोजित किया गया। हमारे धर्म ग्रंथों में कई सारे धर्म ग्रंथ उसी वक्त लिखी गई, चाहे वो मनुस्मृति हो, चाहे वो बाकी स्मृति ग्रंथ हो। उन स्मृति ग्रंथों में उन विदेशियों को, उन जातियों को कैसे समायोजित किया गया, कैसे मिलाया गया। जाति प्रथा के लिए अलग अलग दंड विधान लाए गए, अलग अलग जाति के अलग अलग दंड थे, अलग अलग कानून थे। पहली बार विधि संहिता लिखी गई, कोड ऑफ कंडक्ट लिखा गया। हर जाति के अपने अलग कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं।
मनुस्मृति के माध्यम से, बाकी स्मृति ग्रंथों के माध्यम से भी लिखे गए कुछ। तो वो ग्रंथ वो जो सिस्टम है वो आज भी इस समाज में प्रचलित है। तो जब हम और पोस्ट मीडिया पीरियड में आते हैं, जैसे पोस्ट मीडिया पीरियड में व्यापार का एक्सपेंशन हुआ, ट्रेड का एक्सपेंशन हुआ, भारतीय समाज विदेशी समाज में की तरफ बहुत सारी हम देशों में हमने यात्राएं की, हमारा मतलब व्यापार विकसित था, अर्थव्यवस्था विकसित थी। उसी तरह यहाँ पर सामाजिक दायरा भी विस्तृत होता है। लेकिन जैसे हम गुप्ता पीरियड में आते हैं, समाज में ब्राह्मणवादी प्रभाव अपनी चरम सीमा पे आ जाते हैं। बहुत सारी औरतों की स्थिति में, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आती है। तो यहाँ पर जब गुप्ता पीरियड में आते हैं तो समाज एक परंपरागत और रूढ़िवादी समाज को दर्शाता है। आपने कालिदास की रचना में भी देखा होगा, कालिदास के जो पात्र होते हैं वो अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं। उच्च वर्ण के पात्र संस्कृत और निम्न वर्ण के पात्र प्राकृत या पाली की भाषा का प्रयोग करते हैं। तो सामाजिक भेदभाव, सामाजिक विभेदीकरण, सामाजिक श्रेणीक्रम, स्ट्रेटिफिकेशन वगैरह वगैरह यहाँ पे आने प्रारंभ हो चुके होते हैं। एक परंपरावादी रूढ़िवादी समाज को दर्शाता है यहाँ पर। और जब हम पोस्ट मीडिया पीरियड में आते हैं तो सामंतवादी प्रभाव अपने चरमोत्कर्ष पे होता है। सामंतवादी प्रभाव एक समाज की अलग रूपरेखा तैयार करती है। समाज एक क्लोज समाज, एक संकुचित समाज को यहाँ पर दर्शाता है। संकुचित समाज की व्यवस्था प्रारंभ होती है। सामंतवादी समाज एक अलग व्यवस्था को निरूपित करती है। तो यहाँ पर समाज खुली समाज, खुला हुआ समाज नहीं होता है, बल्कि क्लोज सोसाइटी की चर्चा देखने को मिलती है। उसके बहुत सारे पहलू हैं। यहाँ गोत्रायण परंपरा प्रारंभ हुई, महिलाओं की स्थिति में और गिरावट आई, सती प्रथा, जौहर प्रथा जैसी प्रथाएं आम हो गई। तो ऋग्वैदिक काल से अगर हम लास्ट राजपूत काल तक आए, पोस्ट गुप्ता पीरियड तक आए, तो समाज के, आपके दिमाग में समाज की एक रूपरेखा तैयार हो जाना चाहिए कि समाज में क्या क्या परिवर्तन हुआ और उसके पीछे क्या क्या वजह थी। हमें कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ चैप्टर बनाना है समाज, और आखिर समाज में क्या क्या परिवर्तन हुआ, क्यों हुए परिवर्तन। आखिर ऋग्वेद का नवैदिक समाज उत्तर वैदिक काल आते आते इतनी व्यवस्था कैसे बना लेती है। इसके पीछे क्या वर्कफोर्स काम कर रहा था, क्या रणनीति काम कर रही थी, उनकी प्रेरणा कहाँ से मिल रही थी, और परिवर्तन क्या क्या हुए। और वही उत्तर वैदिक काल समाज जब 600 BC में और आगे की ओर जाता है तो समाज में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो जब हम समाज पढ़ेंगे तो समाज की एक रूपरेखा, एक समाज का गाइडलाइन, समाज की एक फिगर आपके सामने बन जानी चाहिए कि भारत के समाज में इस तरह से परिवर्तन हुए हैं और इसमें इसको रेखांकित करना है, इसी का विश्लेषण करना है। वस्तुतः IAS के जो सवाल बनेंगे आपको इसी घटनाओं का, इसी रूपरेखा का विश्लेषण करना है कि परिवर्तन कहाँ कहाँ पे हुए, क्यों हुए, कैसे हुए। अब सती प्रथा कहाँ शामिल हुआ, तो सती प्रथा आपको मालूम था कि गुप्ता पीरियड के आसपास में सती प्रथा का परंपरा प्रारंभ हुई और राजपूत काल में ये प्रथा आम हो गई। उसके पहले सती प्रथा का कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलता है, साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिलता है। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो मैं एक पढ़ने का तरीका बता रहा था, इसके हम विस्तार से चर्चा करेंगे हर चैप्टर की, लेकिन मैं पढ़ने का तरीका बता रहा था कि जो आप चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते रहते थे वो पढ़ने का गलत तरीका है। उस तरीके से बहुत समय लगेगा और तुलनात्मक आप नहीं पढ़ पाएंगे। तुलना करना है यहाँ पर, आखिर इस समाज से इस समाज में क्या फ़र्क थे, इस समाज से इस समाज में क्या फ़र्क थे। समाज आप करेंगे, प्राचीन भारत में समाज को रेखांकित करें। उत्तर ऋग्वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था से किस रूप में भिन्न है। मौर्यकालीन समाज, गुप्तकालीन समाज के विकास को रेखांकित करें, परिवर्तन को दर्शाएं। तो कहीं ना कहीं जब आप इस तरह से पढ़ेंगे, परिवर्तन और विकास को रेखांकित करके पढ़ेंगे, तो IAS के सवाल भी आपके हल होंगे और आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी पैदा होगा। तो पहला इतिहास पढ़ने मैंने समाज के बारे में बताया। इसी तरह से मैं अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और अलग अलग मॉडर्न इंडिया के अलग, मिडिवल पीरियड के अलग अलग ग्राफ बनेंगे, जो मैं ग्राफ से पढ़ाने का आपको प्रयास करूँगा। और बहुत कम समय में, कम मेहनत में आप हिस्ट्री को ग्रास्प कर लेंगे। इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा किताबों को पढ़ना है या बहुत ज़्यादा मतलब आपको फैक्ट याद करने हैं, तथ्य याद करने हैं, डेट याद करने हैं। बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि आखिर अर्ली वैदिक काल का समाज कैसा था, ऋग्वेद काल में परिवर्तन के बिंदु क्या कहाँ देखने को मिलते हैं, मौर्य काल में क्या हुआ, फिर गुप्ता का परिवर्तन क्या हुआ, बाद के दिनों में क्या हुआ। ये परिवर्तन और चेंज और डेवलपमेंट, इतिहास वस्तुतः चेंज और डेवलपमेंट का नाम है। इतिहास की बोरिंग कहानी नहीं है कि कहानी जिससे लिखी हुई है। इतिहास वस्तुतः चेंज और डेवलपमेंट का दूसरा नाम है। आप सपोज इट, आपको पूछा जाए आज के डेट में महिलाओं की स्थिति पर भाषण दें, ऐसे लिखें, कहीं आपको बताना हो महिलाओं की स्थिति बारे में, तो क्या बताएंगे। ऋग्वेद काल से लेकर आज तक महिलाओं की स्थिति में क्या क्या परिवर्तन हुए, बस तो यही इतिहास है।
तो इतिहास को बोरिंग तरीके से पढ़ने का प्रयास न करें, बल्कि इतिहास को पढ़ने का एक डिफरेंट तरीका है, एक साइंटिफिक तरीका है। अगर उस तरीके से आप पढ़ेंगे तो बहुत कम वक्त में इतिहास आपके तैयार हो जाएंगे और याद भी रहेंगे आप। ग्राफिक्स बहुत बहुत जल्दी याद भी रहते हैं और इसके माध्यम से आप चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। आंसर आपके प्रश्न आपको समझ में आएंगे और फिर आप आंसर भी लिख सकते हैं। तो अब अगले वीडियो में इसी तरह से अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था के ग्राफ बनाकर विश्लेषण करने का प्रयास करूँगा। इतिहास को पढ़ने के क्या क्या, वहाँ पर क्या क्या तरीके हैं और वहाँ पर ग्राफ्स कैसे बनता है। थैंक यू।